अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बिलावल भुट्टो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और उनके अपने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो थे वो उनका इस्तकबाल करने के लिए पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी इस दौरे को निजी दौरे का नाम दे रही है, लेकिन हुकूमती हलकों को जहाँ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहीं उनके शकूक शुबहात और ख़तरनाक खदशात जो हैं ये भी ज़बान ज़द-ए-आम हो रहे हैं। जैसे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये फरमाते हैं कि बिलावल भुट्टो अगर 3 बार भी अमेरिका चले जाएँ तो वज़ीर आज़म जो हैं ये इमरान खान ही रहेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ये कहते हैं कि बिलावल अपना CV लेकर अमेरिका जा रहे हैं, जो कामयाब नहीं होंगे। ये जो डील करने की कोशिशें कर रहे हैं, हम ये डील कामयाब नहीं होने देंगे। अब इन सारी बातों में एक बात वाज़े होकर सामने आती है कि बिलावल भुट्टो के दौरे अमेरिका को इमरान खान की हुकूमत के गिराए जाने के साथ जोड़ा जा रहा है, और ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि खुद हुकूमती वुज़रा कर रहे हैं। ऐसी बातें, ऐसे शकूक व शुबहात फैला रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या आज तक अमेरिका पाकिस्तानी हुकूमतों को बनाने और गिराने में अपना किरदार अदा करता आया है, और क्या आज भी ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत सारे और भी सवालात जन्म लेते हैं। दूसरी तरफ PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों का जो क़िबला है ये अमेरिका है। साथ ही उन्होंने ये भी गिला किया कि बिलावल अमेरिका जाते हुए उनसे मशवरा तक नहीं करके गए, तो ये किस हद तक जायज़ है मौलाना साहब का ये गिला। एक बात तो हकीकत है कि बिलावल एक ऐसे आम वक्त पर अमेरिका गए हैं जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो सियासी गर्मा गर्मी है, इलेक्शन कैंपेन है, ये अपने अरूज पर है। मरीम नवाज़ ने जलसे आम से खिताब करते हुए आज हुकूमत पर खूब तनकीद की। मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान ने सेलेक्टर्स को साथ मिलाकर जो एक बयानिया खड़ा किया वो मुँह के बल आन गिरा है आज, और वो वक्त दूर नहीं जब इदारे भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलेंगे। मरीम नवाज़ ने मज़ीद क्या कहा, ज़रा सुनिए। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम ना दिया जाए, इसलिए कि उन लोगों ने जो काम किया उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा है। और अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। दूसरी तरफ आज 3 वफाकी वुज़रा हमाद अज़हर, फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खूब तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बेहतर होगा कि शहबाज शरीफ लंदन भागने की कोशिश ना करें, वो जितनी मर्जी उंगली लहरा ले, हम उन्हें भागने नहीं देंगे। क्या तनकीद की तीनों वुज़रा ने आज, ज़रा वो भी देखिए। जिस दिन से उनको जाने नहीं दिया गया लंदन, उस दिन से उनकी ज़रा तबीयत बड़ी नासाज है और इसलिए वो मुख्तलिफ दिनों पे मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हुए पाए जाते हैं। FIA के आप तमाम इंटरव्यूज़ इस किस्म के वो वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, उसका पूरा एक दस्तावेजी सबूत FIA के पास मौजूद है। हमजा शहबाज साहब से सवाल किए गए उनकी ट्रांजैक्शन से मुतल्लिका, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिका, और ये कहा गया कि जी अगर देखिए आप सलमान शहबाज यहाँ नहीं है तो आप भी तो डायरेक्टर हैं, आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने तो रिकॉर्ड देख के जवाब देना है, रिकॉर्ड आपके पास है। तो उन्होंने आगे से कहा, रिजवान साहब मैंने पहले भी कहा था, आज दोहरा रहा हूँ, वक्त एक सा नहीं रहता और बदलता रहता है। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन करें वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब, बिलावल के दौरे अमेरिका से आप लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल जो हैं वो अमेरिका शायद इसीलिए जा रहे हैं, ये अर्जी लेकर जा रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाए। शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि 3 आप भले ही दौरे कर लें, अगला वज़ीर आज़म फिर इमरान खान ही होगा। शहबाज गिल साहब ये कह चुके हैं कि आप CV लेकर जा रहे हैं, हम आपकी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। आप ये अवाम को क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो हुकूमतें बनती हैं या इस वक्त जो आपकी हुकूमत है इसमें कोई अमेरिका का रोल है? अमेरिका यहाँ हुकूमतें बनाता है या गिराता है? जो आप क्या तासुर दे रहे हैं आप लोग अवाम को, लोगों को? देखें शाजिया, बात यह है कि अगर हमारी हुकूमत अमेरिका ने बनाई होती तो हमें तो फिर अमेरिका को कहना चाहिए था कि हम आपकी तमाम बातें मानने को तैयार हैं। हम तो एब्सोल्युटली नॉट की बात कर रहे हैं ना। वज़ीर आज़म साहब जाते हैं, जब सदर ट्रंप को मिलने जाते हैं तो वहाँ पर जो है सदर ट्रंप के साथ वो अपनी बात भरपूर तरीके से पेश करते हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, इस्लामोफोबिया का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान का बराबरी की सतह के ऊपर ताल्लुकात का मामला हो। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, आज से पहले क्यों किस वज़ीर आज़म को या सदर को तौफीक नहीं हुई कि वो ये कहता कि हमने ये 70,000 जानों का नुकसान किया है, $150 अरब की हमारी इकॉनमी का नुकसान हुआ है, ये जंग हमारी जंग नहीं थी, ये पढ़ाई जंग थी।
यहाँ पर तो ड्रोन हमलों की हुकूमतों ने खुद इजाजत दे रखी थी, ऊपर से मजम्मत करते थे, अंदर से साथ मिले हुए थे। दे रहे हैं आप इस चीज को माने कि शायद बिलावल इसलिए जा रहे हैं कि अमेरिका के पास अर्जी लेकर जा रहे हैं और बाइडेन से कहेंगे हमारी हुकूमत बनवाएं। नहीं, देखें बात यह है, दो चीज़ें देखें। बुनियादी तौर के ऊपर क्या है, बुनियादी तौर के ऊपर मामला यह है कि पीपल्स पार्टी हमेशा लॉबियस्ट रखती रही है यूएस के अंदर। बीबी शहीद की जो वापसी हुई थी वो कोंडालीजा राइस की किताब के अंदर लिखी हुई है ना, किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि मार्क सीगल जो इनके एक पुराने लॉबियस्ट थे, वो उसको 5 साल 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के सफारत खाने से पैसे दिलवाती रही, क्योंकि इनकी हुकूमत थी। उनको जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट्स इन्होंने करवाई। अब बुनियादी तौर पे ये है कि अगर आप विकीलीक्स को देखें तो इन्हीं के एक और साबका लाइज जिनको आप वो देखें समझ रहे हैं। नहीं, देखें मैं कुछ आपको मेरा आर्गूमेंट सुन लें। देखें बुनियादी तौर पे क्या विकीलीक्स आती है, फजलुर रहमान साहब जो है वो अपनी सीवी लेके बैठे होते हैं। इन पैटरसन जो साबका एम्बेसडर थे, उनको कहते हैं मुझे आप हमें वज़ीर आज़म बना दें, हम आपके जूते बड़े अच्छी तरीके से पॉलिश करेंगे। तो ये एक माजरत खाना गुलामाना एक जहनीत जो है वो रही है। ये भी उसी का शाखसन है। बिलावल जाएं घूमते फिरे, हमें क्या तो जाएं दौरे करें, अगर आप लोगों ने भी अगर ये पुराने पाकिस्तान में हमें कोई अगर वही रिवायतें आज भी कायम है तो फिर तो आप लोगों पे अफसोस ही किया जा सकता है कि आज भी हमारा पाकिस्तान इतना कमजोर है कि बाहर से आके मदाखलत करे, आप लोग की हुकूमत को चलता करे और बिलावल की हुकूमत को ले आए। नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये तो और एक आर्गूमेंट उस तरफ चले गई ना आप। हमने बुनियादी तौर के ऊपर आपको कहा कि ये आर और पार वाले अब अवाम से मुस्तरद हो चुके हैं कि अब ये इधर उधर खवार होते फिर रहे हैं। हमारी हुकूमत को अमेरिका क्या कर सकता है भाई? हम तो 1,70,00,000 वोट्स के जरिए इक़्तिदार के अंदर आए हैं। हमारी 22 साल जदोजहद है इमरान खान की। यहाँ पर हर पार्टी किसी न किसी चोर दरवाजे से इक़्तिदार के अंदर आते हैं, जैसे आते हैं। अमेरिका आप ये कह रहे हैं किसी एक बात देखें देखें बात ये है कि कैसे आना चाहते हैं, कैसे नहीं आना चाहते, वो तो पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है, वो नहीं आ सकते। हम बुनियादी तौर के ऊपर जो बात कह रहे हैं वो बात ये कह रहे हैं कि आप आर और पार वाले अब खवार होते नजर आ रहे हैं, वो अवाम को हम दिखा रहे हैं। मतलब कि अमेरिका का कोई रोल नहीं हो सकता, भी नजर आ रहा है। बाकी हमें कोई अमेरिका का रोल नहीं हो सकता, बाकी हम कतन नहीं हो सकता। तो फिर शेख रशीद साहब को चाहिए कि ऐसी स्टेटमेंट्स ना दें, या शहबाज गिल साहब को चाहिए ऐसी स्टेटमेंट ना दें कि हम आपकी डील कामयाब नहीं होने देंगे। फिर आप लोगों के वुज़रा, आप लोगों के मुआवनी खुसूसी इस तरह की बातें कर क्यों रहे हैं? फिर देखें बात यह है कि जब आप टामक टोइयाँ मारेंगे उस वक्त उसके ऊपर फिर पॉलिटिकल कमेंट्री भी होती है। जब पॉलिटिकल कमेंट्री होती है तो हर बंदे का बात करने का अपना अपना अंदाज होता है, ठीक है। अब जब आप इस किस्म की मामलात करेंगे तो आप देखें ना, कश्मीर की कैंपेन छोड़ के जा रहे हैं, वो भाग गए हैं ना कश्मीर की कैंपेन से। लगता है कैंडिडेट खत्म हो गए, उनके जलसे खत्म हो गए। अब मामला ये है, मैं तो इसको कहता हूँ ये सैर सपाटा करके आ जाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मतलब है बिलावल भाग गए हैं और हुकूमत ने आपको वहां पे चुनना है, आप लोगों की कारकर्दगी देख के जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत बननी है। आज़ाद कश्मीर में कोई रिवायत नहीं है कि जो इस्लामाबाद बैठता है उसी को हुकूमत मिलती है। ये तो जीबी में इलेक्शन हो या आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो, तो एक रिवायत रही है। इसमें तहरीक इंसाफ का क्या कमाल है? नहीं देखे बात ये, हमने तो पिछले 2013 के अंदर भी वहाँ पे फुल फ्लेज इंतखाबात लड़े थे, कैंपेन की थी। तो और जीबी आपके इल्म में जब तक का उनको प्रोविजनल स्टेटस सुन लेना, नहीं देखे PMLN जीत गई थी वहाँ पर। तो वही ना, जो सेंटर में बैठता है वही जाता है ना। हमारी पार्टी नई पार्टी थी। नहीं शादिया दो चीजें हैं ना, वो आप ठीक है, आप जो माजी की मिसाल दे रहे हैं मैं उसके ऊपर तो आपके साथ आर्गू नहीं करता। मैं आपको बुनियादी तौर के ऊपर ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी नई पार्टी थी ना उस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो हमने उस वक्त इलेक्शन लड़ा, तमाम कंस्टिट्यूंसीज में कैंडिडेट्स दिए, हमारी पार्टी स्टैब्लिश हो गई। अब हम भी वहाँ पर जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, बाकी जमातें भी कर रही हैं। हम तो ये इनको कहते हैं नादान दोस्तों को कि जब आप कश्मीर में खड़े होकर आप ये बताएं कि आपने 5 साल कश्मीर के लिए क्या किया, उनकी महरूमियाँ दूर की, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, आपने कितना फंड वहाँ पर दिया, वफाक से कितना दिया, आपने वहाँ पर क्या किया। जीबी की अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, तो हमने तारीख का सबसे ज़्यादा PSDP में तरक्याती फंड जीबी की तारीख में नहीं गया जितना हमने दिया डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड्स हमने उनके
के बढ़ाए हैं, हम उसको जो है वो कौमी धारे में मेन स्ट्रीम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से लेकर आ रहे हैं, कश्मीर को भी लेकर आएंगे। लेकिन जब आप कश्मीर में खड़े होकर आप अपने मुल्क के वजीर आजम को, जो मोदी को बेनकाब कर रहा है, उसकी आरएसएस की आइडियोलॉजी को, हिंदुत्वा सोच को दुनिया में बेनकाब कर रहा है, चाहे कौम मुत्तहिदा का फोरम हो, सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हो, वेस्टर्न मीडिया आज मोदी के खिलाफ लिख रहा है। मोदी इतना अंडर प्रेशर हो गया कि उसको कश्मीरी क़यादत को साथ बुलाना पड़ गया। आप वहां पर अपने वजीर आजम के खिलाफ बात करते हैं तो आप कश्मीरियों की 70 साल आजादी की जद्दोजहद ये बात अपोजिशन को भी मद्देनजर रखनी चाहिए, ये हुकूमत को भी मद्देनजर रखनी चाहिए। कश्मीर के मामले पर दोनों के एक दूसरे पर इल्जाम तराशी है, इस पर एटलीस्ट सियासत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है। ये दोनों को इस बात का जो है ना वो लिहाज भी रखना चाहिए, ख्याल भी रखना चाहिए कि दुश्मन को ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि इनकी जो अपनी सियासी क़यादत है, अपोजिशन और हुकूमत, वो ये एक पेज पर नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आज 3 वज़रा ने, वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। शहजाद अकबर साहब थे, हमाद अजहर थे, फवाद चौधरी थे, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज फिर तीनों वज़रा ने बात की करप्शन को लेकर और कहा कि ये सवालों के जवाब देने से घबरा जाते हैं, इसीलिए जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि FIA की टीम इन्हें हिरासा करती है। और फिर ये भी कहा गया फवाद चौधरी की तरफ से और शहजाद अकबर की तरफ से कि जो बराह रास्त जो कवरेज है वो सारी इन्वेस्टिगेशन की उसको लाइव किया जाए। तो बात ये, अदालतें तो यहाँ पर ये कह के थक गई हैं कि नैब कुछ कर नहीं सका। नैब एक रुपया जो है ना वो किसी भी जिन पर इल्ज़ामात लगे हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल हो, फैसले आप लोगों ने भी देखे होंगे, शहबाज शरीफ हो और ख्वाजा साद रफ़ी, वो किसी से कुछ साबित नहीं हो पाया। ये मैं नहीं कह रही, अदालतों के फैसले कह रहे हैं। तो आज भी आप लोग उसी बात पर जो है ना वो उसी चीज़ की गर्दान रहे हैं, करप्शन और कह रहे हैं कि लाइव सब कुछ होना चाहिए। तो अदालतों के फैसले क्या आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरते हैं? देखिए शाजिया, बात यह है कि अगर मैं आप ही के शोज की क्लिपिंग निकलवा लूं आज से 3 साल 4 साल पहले की, तो आपने बेशुमार शोज किए होंगे, आपने पनामा लीक्स के ऊपर भी किए होंगे और उस वक्त तमाम एंकर्स ने पूरे हकाइक के मुताबिक चीजें सामने रखी हैं। देखें, चीजें क्या जाके साबित कहाँ होनी होती है, वो अदालतों में होनी होती है। हम कंफ्यूज ना करें, ना खुद हो ना लोगों को करें। देखें मामला क्या है, एक है बेल, आपको बेल एक आपका लीगल राइट है, आपको 6 महीने में मिल जाए, 3 महीने में मिल जाए, 7 माह में मिल जाए। दूसरा मामला है कि अगर आपके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है तो उसका फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। ट्रायल कोर्ट कौन है नैब के केसेस की? वो नैब की अदालत है। वो वही अदालतें हैं जिन अदालतों से नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है। एवन फील्ड के केस के अंदर वो अपना आपको मासूम साबित नहीं कर सके थे, उनको कतरी खत लेकर आए थे। लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी वाली मरियम सफदर जो आजकल तकरीरें बहुत ज्यादा कर रही हैं, वो साबित नहीं। अच्छा एक मिनट सुन लेना, जमानत हो गई। जमानत के बाद जो है मियां साहब बाहर चले गए, बाहर जाकर आप वो जान की जमानत मांग रहे हैं। इसका मतलब लंदन में जान की जमानत है, पाकिस्तान में जान की जमानत नहीं है उनकी। सजाएं बहाल हो गई। फिर ख्वाजा साद रफीक, उनमें से निकला क्या? शाजिया गुजारिश सुन लें, हर केस का अलग अलग केसेस हैं। पहले हम जरा नवाज शरीफ का केस के बाद शहबाज शरीफ के केस की बात कर लेते हैं। 7 अरब का शहबाज शरीफ का नैब का केस है। 25 अरब रुपए का जो केस है वो FIA ने आइडेंटिफाई किया है। जो आपके दफ्तर का अगर कोई मुलाजिम चाय पिलाने वाला हो जिसकी तनख्वाह 25,000 हो, उसके अकाउंट के अंदर 4 अरब रुपए आ जाए, ये कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, कौन सा अलादीन का चला है? तो ये साबित होगा ना, ये साबित होगा। नहीं, इट्स नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। वापस लाने के लिए कोशिश करें, साबित क्या हुआ इसका जवाब दें। सुन ले। देखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये वो फैक्ट्स हैं। जरा गुजारिश सुन लें कि शहबाज शरीफ, ये वो शहबाज शरीफ हैं जो तमाम ब्यूरोक्रेसी के साथ तकब्बुराना और बेइज्जताना जो रवैया होता था उसके लिए मशहूर थे। थानों में लोगों की चितरौल ये करवाते थे। FIA इनके सामने सवालनामा रखती है तो ये चीख उठते हैं, ये चाहते हैं मेरी FIA मेरी 5 स्टार होटल के अंदर तफ्तीश हो। ऐसा नहीं हो सकता, अनोखे लाडले नहीं है ये। सलमान शहबाज को बुलाए ना, क्यों नहीं बुलाते? आप मीडिया सवाल क्यों नहीं करता? आप BMLN के आगे किसी बंदे से पूछे ना, आपके नहीं। एक मिनट देखें, सुन लें। देखें, नैब का जो मामला है उस पे भी हम आ रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये कहते हैं कि सलमान शहबाज को पता है जी कि पैसे कहाँ हैं, कंपनी वो रन कर रहा था। तो सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ साहब कल करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं चैलेंज करता हूं आपके शो से, और इसको ब्रेकिंग न्यूज बना के आपने चलाना है कि शहबाज शरीफ साहब कल आए, आके कहें कि मैं अगली फ्लाइट से सलमान शहबाज को वापस बुला रहा हूं, वो आके तमाम सवालों के जवाब देगा। ये एक धेले की करप्शन ना करने वाला टोपी ड्रामा शहबाज शरीफ बंद करें ना। अली इमरान और सलमान शहबाज को बुला लें वापस। सलमान शहबाज की कमर में कौन सा दर्द है, उनको कौन सी बीमारी है जिसका इलाज लंदन में वो करवा रहे हैं? चले मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देना, नैब साबित क्यों नहीं कर पा रहा? जी
जी, जहां तक रह गई बात नैब की, नैब में शहबाज शरीफ का केस चल रहा है। 14 गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए हैं। इनके जो वकला हैं वो जरा जो है वो लंबी करते हैं, केस को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। अगर अदालत इनको स्क्रू करती है या नैब का वकील, जब प्रोसिक्यूटर ये कहता है कि केस को जल्दी चलाए, ये फिर कहते हैं हमें फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। आपको पता है कि ख्वाजा आप लोग ये माने कि नैब मजबूत केस बनाने में नाकाम रहता है? फैक्ट्स तो प्रोसिक्यूशन वीक है। नहीं शाजिया एक मिनट देखें, हम शादिया नहीं, हम एक यार्ड स्टिक से हर केस को नहीं देख सकते। देखें, ऐसे ये होता है कि जो काउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो मजबूत होने की बजाय कमजोर होता है। सुन लें, केस को सुन लें ना, थोड़ा अदालत की प्रोसीडिंग्स को भी फॉलो कर लें आप। मामला क्या है? मामला कहां पे आता है? जब ये गैर जरूरी अल्तवाए लेते हैं। अब मरियम ने खुद अपने केस के खिलाफ अपील दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मरियम का ही वकील 6 अल्तवाएं ले चुका है पिछले 6 माह में। अदालत को कहना पड़ गया कि आपको अगले पेशी में हम 4 रुपए दे देंगे, आप अगर इतने बीमार हैं, कमजोर हैं, आप लेट के दलाइल दे दें, लेकिन दलाइल तो शुरू करें, केस को तो चलाएं। ये ट्रायल चले, ये रिलैक्सेशन भी आपका सिस्टम दे रहा है ना, ये रिलैक्सेशन भी आपका अदालती सिस्टम दे रहा है जनाब। देखें, अगर दे रहा है तो अदालत हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम तो एग्जेक्टिव है। हम तो जो है अदालतों को सहूलियात दे सकते हैं, नैब की अदालतों में इजाफा कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन शाजिया एक चीज ज़हन में रखें कि इस मुल्क के अंदर चोरों की हुक्मरानी थी, उन्होंने एहतसाब के निज़ाम को मजबूत नहीं किया। एहतसाब का नारा और करप्शन की कहानियां, ये कब दिया? लोग अब इसको मानने को तैयार नहीं होंगे जब तक कुछ साबित नहीं होगा। कहां गई वो 33 अरब की रिकवरी, कहां गई वो 300 अरब की रिकवरी, 1000 अरब की रिकवरी? 400 से अरब से जायद नैब रिकवर कर चुका है। देखें, 400-450 अरब से जायद नैब रिकवर कर चुका है। बताना चाहिए ना, कितना एहसन इकबाल से रिकवर हुआ, कितना ख्वाजा साद रफीक से रिकवर हुआ, कितना ख्वाजा आसिफ से रिकवर हुआ, कितना शहबाज शरीफ से रिकवर हुआ। देखें, सुन लें। देखें, बहुत सारे केसेस हैं जो एसेट बियॉन्ड मींस के हैं, सेक्शन 9 के तहत नैब के प्रीव्यू में आते हैं, नैब उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है, सबकी बारी आ जाएगी, आप बेफिक्र रहें, ये पैसा इनको वापस करना पड़ेगा। आपको कैसे पता है सबकी बारी आ जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब साहब मेरे साथ हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, बड़ा ही बदला और बहुत ही ज़बरदस्त आज उनका पॉजिटिव मुस्बत अंदाज था मरियम नवाज़ साहिबा का। पाक फ़ौज के हवाले से हैरानगी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर पाकिस्तानी के दिल में पाक फ़ौज की मोहब्बत है, इज़्ज़त है, एहतराम है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब इसलिए लगा कि पिछले कुछ अरसे से जब से PDM बनी थी, PDM के जलसों में हम कुछ नारे देखते थे, कुछ सख्त ज़बान देखते थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फिर वो गुजरांवाला की तनकीद सबको याद है, नवाज शरीफ साहब का लफ्ज़ बलफ्ज़ सबको याद है। तो ये क्या कोई पॉलिसी में शिफ्ट है? बहुत अच्छी बात है, हर एक के जज्बात एहतराम ऐसे ही होना चाहिए पाक फौज के हवाले से। लेकिन आज को जो उनका बदला अंदाज था, ये कोई पॉलिसी में शिफ्ट है? देखिए ना, उस इदारे में जिसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं, अफवाज पाकिस्तान, लीपा वैली, जब कोई भी पाकिस्तान का लीडर जाएगा तो हिंदुस्तान चंद कदम पर है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, लीपा वैली पे। तो वहां जो लोग, जो हमारे सिपाही अपनी जानों को हथेली पर रखकर खड़े हैं हमारी सरहद पर, उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं है। वो पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरियत को, सियासी जमातों की कोई तोड़ मोड़ नहीं करते। तो वो जो मेरे भाई हैं, और अब कुछ बहनें भी उसमें शामिल हैं, फजाइया में, नेवी में, उनकी तो हम इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। हमने पहले दिन भी किया था, नवाज शरीफ ने भी किया था, आज मरियम नवाज ने भी उसी लाइन पे बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर आप सेलेक्टरों से मिलकर हमें, जो आपने कोशिश की थी कि मुस्लिम लीग नून को मतून किया जाए करप्शन की वजह से, जिसकी अभी आपने डिस्कशन भी की एक वजीर साहब से, कि वो सारा बयानिया जो है वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा है। क्योंकि अभी तक मुस्लिम लीग नून के किसी भी लीडर पर
वो अवामी पैसा लूटने का 1 रुपया भी साबित नहीं कर पाए 3 सालों में। ये एक संगला, ये हकीकत अपनी जगह, लेकिन दूसरी हकीकत भी अपनी जगह के जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाबात भी शहबाज शरीफ साहब हों या कोई भी लीडर जिन पर इल्जामात हो या जिन्होंने जेलें काटी, वो इल्जामात उनके जवाब भी नहीं दे पाए। हुकूमत कहती है कि ये FIA सख्त सवाल करती है तो कहते हैं कि हिरासा किया जाता है। मौका दे। देखिए, शहबाज शरीफ पहले 133 दिन इनकी हिरासत में थे, इस दफा वो 213 दिन इनकी हिरासत में थे। तो जवाब क्यों नहीं लिए इन्होंने जब वो हिरासत में थे? मुकम्मल तौर पर उनकी आजादी सलब की हुई थी हुकूमत ने, गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर नाइंसाफी करके। क्यों नहीं जवाब ले पाए उन 11 महीनों में जब शहबाज शरीफ इनकी हिरासत में थे? वहां नाकामी हुई है। नैब के केस में वो नहीं साबित कर पाए, तो वो नैब का केस जो है वो पूरा का पूरा जो है, अब हुकूमत ने कहा अच्छा नैब से तो हम नाकाम हो गए अदालत से 11 महीने जेल में रख के भी, तो लिहाजा जो हमारा झैली महकमा है वजारत दाखिला का, FIA के जरिए इनको, पंजाबी का लफ्ज है, मजीद रगड़ा दो। तो ये सिर्फ रगड़ा देने की कोशिशें हैं, उसमें कहना कि जी जवाब नहीं दिए। भाई जवाब शहबाज शरीफ ने पूरा अपना नैब में केस लड़ा, जेर हिरासत केस लड़ा, वहां से जब कोर्ट ने, अब असल तो बात यह है कि आप अवाम को, अपने नाजरीन को पढ़कर सुनाए ना, कि चाहे वो ख्वाजा सादरवी का केस हो, मरियम नवाज का केस हो, ख्वाजा आसिफ का केस हो, एहसन इकबाल का केस हो, शाहिद खान अब्बासी का केस हो, मुल्क की आला तरीन अदालतों ने यह लिखा है कि इन पाकिस्तानी शहरियों के हकूक को कुचला गया है, इनका इस्तेहसाल किया गया है, इनके खिलाफ कोई सबूत और शवाहिद नहीं थे, इनको गलत तौर पे जो है जेल में रखा गया है। इसमें नैब की कारकर्दगी पर भी बड़े सवालात उठते हैं, कमजोर प्रोसिक्यूशन, मजबूत केस का ना बनना। कि नैब की कारकर्दगी जो है वो फिर हुकूमत और नैब की कारकर्दगी में फर्क है ना जी, कि वहां पब्लिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट इस्लामाबाद में बैठ के कागज लहराने से केस हल नहीं होते, केस अदालतों में हल होते हैं। आज भी जो है वो 3 वुज़रा बैठ के, यही मैं पूछने लगी थी, कह रहे हैं उन 3 वुज़रा ने कहा कि बराह रास्त कवरेज की जाए, लाइव नशर किया जाए, लाइव नशर किया जाए, क्योंकि जो शहबाज शरीफ हैं वो सवालों के जवाब नहीं दे पाते, फिर बाद में कहते हैं मुझे हिरासा किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि अच्छी तजवीज़ है ये वुज़रा की? वैसे तो शाहिद खान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं कि इनका भी ये मुतालबा था कि आप लाइव करें केसेस को। असल तुम्हें अदालतों ने क्या चीज साबित की है कि ये जो तमाम झूठे इल्जामात और ये जो दुश्मनाम तराजी है, ये पहले झूठे इल्जाम लगाते हैं, कई 100 अरब के केस बनाते हैं, फिर कहते हैं जवाब नहीं आ रहा। भाई आपका इल्जाम ही झूठा है तो जवाब कैसे आएगा? इस तरह शहबाज शरीफ ने वो सारे जवाब जो थे वो नैब की अदालत में दे दिए हैं। इतने 11 महीने वो जेल में रहे हैं, उन्होंने नैब की अदालत में सारे जवाब दिए हैं। उसके बावजूद कोर्ट को लिखना पड़ा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक कागज का टुकड़ा नहीं है जो नैब पेश कर पाई, उनके ऊपर अवाम का पैसा खाने का कोई इल्जाम नहीं है। ख्वाजा आसिफ के केस में लिखना पड़ा कि अवाम का पैसा खाने का कोई इल्जाम नहीं है। एहसन इकबाल के केस में तो बहुत ही जोर से लिखना पड़ा कि कोई इल्जाम नहीं, इनका केस ही गलत जो बनाया गया है। तो शाहिद खान अब्बासी के केस में लिखना पड़ा। तो ये सारे इश्यूज जो है, जब आप इतने बड़े-बड़े बिल्कुल सही कागज लगाएंगे फिर कहेंगे जी जवाब नहीं आ रहा। भाई जवाब कैसे आएगा जब इल्जाम ही झूठा है, जब है ही तो शनाम तराजी, तो फिर जवाब तो नहीं आएंगे ना कि झूठे इल्जामों के आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे कि झूठ है। एक और चीज बताएं, मरियम नवाज साहिबा ने आज ये भी कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब इदारे नवाज शरीफ के बयानिए पर चलेंगे। क्या बयानिया है क्या नवाज शरीफ का, और इदारे कौन से इदारे हैं जो नवाज शरीफ के पीछे चलेंगे, उनके बयानिए पर चलेंगे? बयानिया है क्या नवाज शरीफ साहब का? बयानिया बड़ा सादा है जी। आईन पाकिस्तान के इब्तदाइया में लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया है उसका आला तरीन इक़्तिदार उसके मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। ये वादा है पाकिस्तान के अवाम से आइन का। ये नवाज शरीफ का बयानिया है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे सब इदारे हैं वो आईन पाकिस्तान के ताबे होंगे, वो आइन की मुतय्यन करदा हदूद में रहेंगे। तो ये जो आइन की सरबुलंदी है जो असल में पाकिस्तान के लोगों की, अभी मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, इदारे आइन से बाहर जो है ना वो हदूद से तजावुज कर रहे हैं। आप लोग ये कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूंगा, अभी रिसेंट मिसाल है
कि यूसुफ रज़ा गिलानी को 2012 में इस बात पर डिस्क्वालीफाई किया गया कि उन अदालत ने हुक्म दिया था कि आप एक खत लिखें और उन्होंने कहा कि मैं खत नहीं लिखूंगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। 4 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने कहा है कि पंजाब के जो लोकल गवर्नमेंट के बल्दियाती इदारे हैं उनको बहाल किया जाए, उनको गलत तोड़ा गया। क्या इमरान खान पर कोई किसी ने एक लफ्ज भी बोला है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है? तो आप लोग ले जाएं अदालत में मामला, क्या आपके हुक्म की तौहीन हो रही है? अदालत में ले जा चुकी है ना जी। 60,000 हमारे मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं, इमरान खान ने उनके हकूक छीने हैं, गसब किए हैं, अदलिया ने कह दिया है कि इनके हकूक इनको वापस करें। तो अगर वो नहीं करते और आज 60,000 लोग जिन्हें पंजाब के अवाम ने चुना था उनको उनके हकूक नहीं दिए जा रहे, तो ये फर्क जब इदारे इस तरह के फर्क करेंगे कि एक जगह पे डिस्क्वालीफाई करेंगे, दूसरी जगह पे जो है उसके ऊपर एक तजाहिल आरिफाना फरमाएंगे, तो इस तरह मामला नहीं चलेगा। हर इदारे को अपने हदूद में रहना है जो आइन में तयन है। इसीलिए जब अफवाज पाकिस्तान वो काम करती हैं जो हमारे लिए वो लीपा वैली में कर रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, तो हम लीपा वैली से याद आया, आज शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया कि मरियम सफदर ने अपना जलसा करने के लिए लीपा गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बच्चियों के इंटरमीडिएट के इम्तिहान को कैंसिल करवा के जबरदस्ती अपना वहां पे जलसा किया, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ही हुआ जी। ये देखिए, इस तरह के ये हुकूमती अरकान जो हैं, जब उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि उस छोटी सी लीपा वैली में वो हजारों अवाम किस तरह आ गए मरियम नवाज को सुनने के लिए, मुस्लिम लीग नून का झंडा उठा इम्तिहान कैंसिल करवाया। जी ये लफ्ज़ बयानात हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। कि जी जब इनको और कुछ समझ नहीं आया कि जी हम किस तरह इसको डिस्क्रेडिट करें, तो वो इस तरह डिस्क्रेडिट पे आ जाते हैं। इस हुकूमत का देखिए, ये हर रोज आपके स्क्रीनों पर आकर झूठ बोलते हैं, गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि इनको यही आता है, इनको खैरात मांगना आता है और इनको पाकिस्तान के आइन को तोड़ना और अपोजिशन को के हकूक गसब करना आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के, थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अफगानिस्तान से जो अमेरिका है दुम दबाकर भाग रहा है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 20 साला जंग का खात्मा ऐसे होगा, इन हालात में होगा। जहां अमेरिकी फ़ौजों ने सितंबर में अफगानिस्तान को छोड़ना था, वहीं अब अमेरिकी सदर जो बाइडन अगस्त के आखिर तक वहां से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन कौन जाने ये तारीख भी हतमी है या नहीं, इसे डर कहें या सिक्योरिटी। लेकिन बगराम एयरबेस को खाली करते हुए अमरीकी ऐसे निकले कि मुड़ कर नहीं देखा। अब निकलना तो था, लेकिन इतनी जल्दी में निकलने से खित्ते के हालात में पहले से भी ज़्यादा बेयकीनी फैल रही है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत अमेरिका को अफगानिस्तान से ना निकलने के लिए हमेशा से कन्विंस करता आया है। जहां भारत तालिबान से मुज़ाकरात करने की कोशिशें करता रहा है, वहीं अशरफ गनी की हुकूमत के ज़रिए तालिबान का सामना करने की खुफिया मनसूबाबंदी भी सामने आई है। जहां तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान का 85% इलाकों पर कब्जा कर लिया, वहीं भारत ने उनके कदमों को रोकने के लिए अफगान आर्मी को असलहा भी देना शुरू कर दिया है। 2 रोज़ पहले पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से बचा कर भारत के फ़ौजी तैयारे असलहा बारूद लेकर कंधार और काबुल उतरे। जाहिर है इसका अवलीन मकसद तालिबान की जो बढ़ती हुई पेशकदमी है उसको ही रोकना है, क्योंकि भारत अपने ज़्यादातर काउंसिल खाने पहले ही खाली कर चुका है। अब तक 50 से ज़्यादा भारतीय सिफारतकार खुसूसी तैयारों के ज़रिए काबुल से उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और जयपुर जा चुके हैं। अब इस डबल गेम का क्या मकसद है? इत्तलात ये भी हैं कि कंधार के भारतीय काउंसिल खाने पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान धड़ाधड़ और बहुत जल्दी मुख्तलिफ शहरों के अहम तरीन मकामात पर कब्जे करे, और हैरानगी की बात यह है कि बहुत से मकामात पर उन्हें किसी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ताजिकिस्तान समेत ईरान,
बल्कि तकरीबन तमाम ही सरहदी इलाकों पर तालिबान जो है ये काबिज हो चुके हैं। अफगान फोर्सेस मुकाबला या मुज़ाहमत किए बगैर हथियार डाल रही हैं या तालिबान के आगे खड़े होना की बजाय अपनी जानें बचाने के लिए ताजिकिस्तान की तरफ निकला जा रहा है। अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और माहिरीन के तज्ज़ियों को मद्देनज़र रखा जाए तो वो वक्त दूर नहीं है जब तालिबान अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्से पर काबिज हो जाएंगे। मगर सवाल ये है कि अफगान फोर्सेस को भारत की तरफ से असलहा बारूद देने का मकसद क्या खाना जंगी करवाना है, खित्ते के हालात को मज़ीद ख़राब करना है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से निकलने के बाद खदशात तो जाहिर किए जा रहे थे कि खाना जंगी वहाँ पर हो सकती है। अब भारत की इस खाना जंगी को हवा देने की साजिशें वो भी बेनकाब हो रही हैं। जिस तरीके से अफगान फोर्सेस को असलहा दिया जा रहा है तालिबान के खिलाफ, ये जो भारत की जो साजिश है खाना जंगी की, अब ज़ाहिर है रशिया भी देख रहा है, ईरान भी देख रहा है, चाइना भी देख रहा है। क्या खित्ते के इन ममालिक को कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कोई मुआहदा बनाना चाहिए कि भारत की इस पॉलिसी को, इस दोगली पॉलिसी को, इस साजिश को नाकाम बनाया जाए? जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा लोडेड सवाल है और इसमें बहुत सारे इसके जहते हैं, पहलू हैं। पहली बात यह है कि अमेरिका उजलत में नहीं निकला। अमेरिका ने जो मुआहदा किया दोहा में, उसके मुताबिक उसे 31 मई को निकलना था, उन्होंने उल्टा इसको डिले किया है। तो उनको पिछले कई सालों से कम 4 साल से तो वो निकलने का प्रोग्राम बना रहे थे। वो जिस तरीके से निकलना चाहते थे वो बिल्कुल ऐसे ही निकले हैं, लेकिन उन्होंने जो पीछे एक रिवायत छोड़ी है या जिस तरीके से उनका निकलना बनता था उसको उन्होंने अवॉइड किया। उनके पास अशरफ गनी गवर्नमेंट के ऊपर मुकम्मल इन्फ्लुएंस था, कंट्रोल भी था, इन्फ्लुएंस भी था, वक्त भी था, वसाइल भी थे। लेकिन उन्होंने इन चारों चीजों को इस्तेमाल नहीं किया और अशरफ गनी को अमन पर कायल नहीं किया और तालिबान के साथ बिठाकर एक लास्टिंग अमन की बुनियाद नहीं रखी। वो रखना चाहते नहीं थे या रख सकते नहीं थे, ये एक डिबेट है। लेकिन अभी हिंदुस्तान की जहां तक बात है, हिंदुस्तान स्पॉइलर है, अशरफ गनी गवर्नमेंट स्पॉइलर है, क्योंकि वो लोग स्टेटस को फोर्सेस हैं और उनके बड़े मफाद था इस जो कुछ हो रहा था और अमेरिकन मौजूदगी में उनका मफाद उनके साथ जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तान ने वहां बैठकर हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा किया। उन्होंने बलूचिस्तान, इंडिया ने, रॉ ने और एनडीएस ने मिलकर दहशतगर्दी करवाई बलूचिस्तान में। हमारी फोर्सेस को पाक अफगान बॉर्डर पर टाई डाउन रखा। हमें 1,40,000 की करीब फौज मुकम्मल ये 2,610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर डिप्लॉय रखनी पड़ी, क्योंकि वहां से दरारंदाजी होती थी। फिर वहां बैठकर इंडिया ने एक नैरेटिव बिल्ड किया तालिबान को, अशरफ गनी गवर्नमेंट को बताने के लिए और बिलखुसूस अमेरिका को बताने के लिए कि आपकी तमाम तर मुश्किलात की वजह पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तालिबान की सेंचुरीज हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने का मौका था। नई दिल्ली अफगान हुकूमत की हिमायत और तालिबान की खुलकर मुखालिफत करता रहा है, ये बात तारीख का हिस्सा है। इंडिया ने 2002 से लेकर अब तक अफगानिस्तान में $3 बिलियन की सरमायाकारी की है, जो अब इसे डूबती हुई नजर आ रही है। ज़ाहिर है इसके मफादात सलामती और मईशत दोनों से जुड़े हैं। अब इंडिया को खदशा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का असर रसूख बढ़ता है तो इससे जो कश्मीर की सूरत हाल है वो भी मुतासिर हो सकती है। अब जिस तरीके से अमेरिका वहां से जा रहा है जनरल साहब, तो क्या हम ये समझें कि जो मफादात अमेरिका के साथ इंडिया के जुड़े थे, अब इंडिया को अपनी तरजीहात बदलना होगी या मजबूर होगा इंडिया अपनी तरजीहात बदलने के लिए? जो अफगानिस्तान की जिस तरीके से सरजमीन भी इस्तेमाल की जाती थी पाकिस्तान के खिलाफ, तालिबान अगर पेशकदमी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं वहां पर, तो इंडिया को इस चीज का भी तो खौफ है। इंडिया को यकीनन, इंडिया वो सारी इन्वेस्टमेंट खो चुका है और तालिबान ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कमिटमेंट दी है, जो अमेरिका को कमिटमेंट दी है और जो रीजनल कंट्रीज को दी है, उनके डेलीगेशन रशिया भी गए हुए हैं, टर्की गए हुए हैं, चाइना, ईरान में 2 डेलीगेशन उनके बैठे हैं। तो ये तमाम मुल्कों को वो यही बावर करा रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी नेबरिंग कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस वक्त इंडिया का जो नैरेटिव था, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो तो इस तब्दीली की वजह से गारत हो चुकी है। अमेरिका निकल चुका है, उनके अपने कॉन्सुलेट
इंडिया के बंद हो रहे हैं। उन्होंने अपने जो निकालने थे वहां से ऑपरेटिव, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव और डिप्लोमेट्स, उनको उन्होंने निकाल लिया है। कंधार के कॉन्सुलेट पे तालिबान का कब्जा हो गया है। तो इंडिया को अब जो खौफ है, जैसे आपने अपने सवाल में भी कहा कि जिस तरीके से तालिबान को दुनिया की सबसे ताकतवर कोलिशन के मुकाबले में कामयाबी मिली है, अगर यही सोच कश्मीरियों में आ गई और उन्होंने भी ये सबक सीख लिया कि कोई भी जबर से लोगों को गुलाम नहीं बना सकता, बहुत बहुत ये शुक्रिया। डुएबल है, हो सकता है, करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के जो खदशात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। वो डेल्टा वायरस के यानी इंडियन वायरस के केसेस बताया जा रहा है सामने आ रहे हैं। डेल्टा के अलावा पाकिस्तान में और भी 2 किस्में सामने आ रही हैं, जैसे बरतानिया की अल्फ़ा है और जनूबी अफ्रीका के बीटा वायरस केसेस भी सामने आ चुके हैं। इंडियन वायरस दूसरी दोनों इकसाम के वायरस के हवाले से इसलिए भी उस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इससे पैदा होने वाली जो बीमारी है या जो इसके असरात हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद हैं और ये जो कम उम्र लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ता। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, वहाँ पर पॉजिटिव जो रेशो है टेस्ट करवाने के बाद जो लोगों की आ रही है वो शरह 1 से बढ़कर 5% हो गई है। इस्लामाबाद की ये सिचुएशन है और इसीलिए जो हुकूमत की टेंशन है ये बढ़ गई है और इस वायरस से बचने का जो हल है सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन है। और हमारे यहाँ अभी तक लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आ रहे हैं। 50 या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में अभी तक सिर्फ 20% अफराद ने ही वैक्सीन लगवाई है, जो कि ये तादाद बहुत कम है और ये तेज़ी से जिस रेशो से बढ़नी चाहिए उस रेशो से लोग जो है ना वो वैक्सीन लगवाने में बिल्कुल भी संजीदा नहीं हैं। कोरोना से निपटने वाले जो हुकूमत जो है वो शहरियों को चीख चीख कर एहतियात करने पर ज़ोर दे रही है। वहीं जो लोग इसको बिल्कुल संजीदगी से नहीं ले रहे हैं और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर हुकूमत को इस हवाले से खदशात ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं कि अगर लोगों ने एहतियात नहीं बरती तो फिर से जो हालात हैं वो लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। मैं बात करूं कि मुझे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये खदशात किस हवाले से बढ़ते जा रहे हैं चौथी लहर के? आपको पता है 1 हफ्ते के बाद ईद उल अज़हा है और मंडियां लग चुकी हैं, वो उस तरीके से SOPs फॉलो करते हुए लोग नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह है कि हुकूमत इतना ज़ोर दे रही है और एहतियात करने जो करनी भी चाहिए लोगों को, लेकिन चौथी लहर के खदशात क्यों बढ़ते जा रहे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया शाजिया। देखें, ये तो RNA वायरस है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये म्यूटेट करेगी। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही इसे रोक सकती है, कोई इंसानी ताकत इसको म्यूटेट करने से नहीं रोक सकती। ज़ाहिर है ये कई गुना ज़्यादा अपना पोटेंशियल इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल बढ़ा चुकी है। यानी कि अगर पहले ये एक डिस्टेंस से 5 लोगों को लगनी थी तो अब ये 15 से 20 लोगों को लगेगी। और ज़्यादा इसकी जो डेल्टा वेरिएंट है जिसमें 12 से ज़्यादा म्यूटेशंस और वेरिएशंस हैं RNA इसके RNA में, और वो भी स्पाइक प्रोटीन्स में हैं जो इसके ऊपर कांटे हैं जिनके ज़रिए ये अटैच होती है ह्यूमन बॉडी को। सिम्पटम्स वही है, वायरस की इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा लग जाती है। अच्छा। देखें, पहले हमें अगर 10 वायरियन पार्टिकल लगते थे तो ये कुछ 100 के करीब लग जाते हैं। अच्छा। तो जाहिर है उसकी फिर जो विरुलेंस है या उसकी मोटेलिटी है या डैमेज करने की पोटेंशियल है लंग को, वो बहुत बढ़ जाती है और ये गले को ख़राबी कम करती है, सीधी खांसी वांसी और यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये कम उम्र के लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है? जी हाँ, तो जाहिर है कम उम्र के जो बच्चे हैं या एडोलेसेंट हैं उनको पहली जो फॉर्म्स थी इसकी वायरस की, चाहे वो B117 थी या और थी,
वो भी करती थी, लेकिन वो कम करती थी क्योंकि उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ इन्हें अटैच होना है वो बड़े इमैच्योर होते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ नंबर शेयर कर सकते हैं कि डेल्टा वायरस से मुतासरा अफराद किस शरह के केसेस सामने आए हैं, कितने फीसद लोगों में ये वायरस मौजूद है? एक्चुअली इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम आइसोलेटेड इतना सैंपल कर ही नहीं रहे कि हम बता सकें। अच्छा, तो हम लुकिंग एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये 113 ममालिक से ज़्यादा में मौजूद है बशमूल पाकिस्तान में, और ये जो इस वक्त हॉटस्पॉट बना वो मेरा ख्याल है कि गिलगित बिल्तिस्तान बना, कि जब छुट्टियाँ और जब सयाहत को खोला गया तो सब लोगों ने वहाँ रुक कर दिया। वो ऐसा वक्त था कि कोई होटल में जगह नहीं थी, कि रेस्टोरेंट्स खचाखच वहाँ के भर गए, और वहाँ पे आपका मतलब है जो सयाहत खोली हुकूमत ने लॉकडाउन के बाद, उससे हुआ? मेरा ख्याल है देखें, स्कूल कॉलेजेस को खुलना सबसे ज़रूरी है बजाय इसके कि और कुछ भी खुले। और इस वक्त बहुत ही एक नाजुक पीरियड से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि ईद जैसे आपने बताया, और वो भी ईद कुर्बान, और वो भी जानवरों की खरीदो फरोख्त, जहाँ पे बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है हमें अपनी रिसोर्सेज देखते हुए कि SOPs होंगे, हर बंदे ने जानवर को हाथ लगाना है और हाथों से जानवरों से दूसरों के लगनी है, और फिर बच्चों को भी लोग लेके चले जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे इन मंडियों पे बच्चों की आमदरफ्त तो बिल्कुल बैन कर दें, और एक फैमिली से एक फर्द से ज़्यादा ना जाए, बल्कि एक मोहल्ले से एक बंदा जाए और वो सबके लिए ले आए अगर जानवर लेना ही है, वरना ऑनलाइन करवानी कर ली जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम वैक्सीनेशन जो यही मैं आपसे अगला सवाल करने वाली हूँ कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए थी, इतने नुकसानात देखने के बाद भी, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतने लोगों की हलाकतें देखने के बाद भी वो शऊर हम लोगों को क्यों देने में अभी तक नाकाब है? अभी भी आप किसी से पूछे वो तो लोगों का जवाब होता है बिल्कुल मजाक में बात को टाल देते हैं, भाई हमें तो 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहना है, वैक्सीन में जो लगवा रहा है वो तो उसकी ज़िंदगी 2 साल है। मतलब कितनी अजीब अजीब बातें करते हैं कि सुन के अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किस माशरे में रह रहे हैं जहाँ लोगों को अपनी ज़िंदगी की कीमत का ही नहीं पता। तो ये शऊर देने में कौन नाकाम है? देखें, जहाँ पे आपके जो क्वैक्स हैं उनके पास ज़्यादा रश होगा मुस्तनिद डॉक्टरों से, और लोग कुरान पाक या हदीस की तरफ नहीं तवज्जो करेंगे, जादू टूनों की तरफ करेंगे, तो ये सुपरस्टिशन होगी। और जाहिर है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होंगी। कुछ तो लोगों की एजुकेशन अवेयरनेस लेवल ऐसा है, कुछ हमारे दुश्मन हैं उनकी जो जितनी, चाहे वो इजराइल है या इंडिया की रॉ है, वो बहुत एक्टिव है हमारी कंट्री में, और वो सोशल मीडिया को तो मिसयूज़ करना कोई इशू ही कोई नहीं है उनके लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।